कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जिसका अगर हम लोग आरओसी देखेंगे तो इंडस्ट्री में सबसे अच्छा आरओसी है, लेकिन वहीं पर अगर मैं इसका जो प्राइस एक्शन या इसका अगर मैं स्टॉक प्राइस की बात करूं तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग आज ये 51% करेक्शन कर चुका है। अभी अगर मैं पीई रेशियो की बात करूं तो इंडस्ट्री के हिसाब से इसका पीई रेशियो काफी ज्यादा हाई लग रहा है। वहीं पर अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी लग रही है कंपनी। अगर मैं आरओई और अगर दूसरे कुछ रेशियोज की बात करूं तो कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं, बट अगर वहीं पर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स और एफआईआईज और डीआईएस के नंबर की बात करूं तो वहां पर कहानी कुछ ज्यादा अच्छी लग नहीं रही है। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही आईपीओ एनालिसिस वाले वीडियो, टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियो, फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो, टेक्नो फंडा एनालिसिस वाले वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स और इस वीडियो में हम लोग करेंगे कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड का टेक्नो फंडा एनालिसिस। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैप देखेंगे तो 14,135 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो 1351 का है और इसका जो हाईएस्ट मार्केट प्राइस था वो था 2452। तो अपने हाई पॉइंट से लेकर अभी तक नहीं बोल के इसने 1100 पॉइंट का करेक्शन दे दिया है। अभी अगर मैं स्टॉक पीई की बात करूं तो 43.6 का है और अगर इंडस्ट्री पीई की बात करूं 29.6 का है। इंडस्ट्री पीई के हिसाब से ये 1.5 गुना ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो बुक वैल्यू 175 का है और जो प्राइस है उसके हिसाब से ये कहीं ना कहीं बुक वैल्यू लगभग 8 गुना के बुक वैल्यू के हिसाब से कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। आरओसी और आरओई दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे नंबर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आरओसी 28% का है और आरओई 21% का। दोनों ही नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर और दोनों ही रेशियोज के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। डेट टू इक्विटी रेशियो भी इसका कहीं ना कहीं 0 है, जो कि काफी ज्यादा एक अच्छा नंबर है यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन के हिसाब से अगर आप आरओसीई का अगर आप डेटा देखोगे तो आरओसीई सबसे अच्छा चल रहा है यहाँ पर 28.25 का कॉनकॉर्ड बायोटेक का, और अगर उसके सबसे ज्यादा कोई क्लोज है तो वो है टोरेंट फार्मा जिसका 27 का आरओसीई है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं एक बार। क्वार्टरली रिजल्ट्स हम लोग को समझ में आ जाएगा कंपनी का रिसेंट में सेल्स और जो प्रॉफिट है वो सब कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग 2025 का सितंबर का अगर क्वार्टर की बात करेंगे 247 करोड़ की ये लोग ने सेल्स करी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 86 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 63 करोड़ का है। वहीं पर अगर मैं सितंबर 2024 से इस क्वार्टर को कंपेयर करूं तो 2024 में सेम क्वार्टर में 310 करोड़ की सेल हुई थी। पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 130 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 96 करोड़ का था। तो जितना वो लोग ने नेट प्रॉफिट पिछले साल कमाया था उससे भी कम इस बार का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। आप देख सकते हो 88 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 86 करोड़ का है, तो नेट प्रॉफिट से भी ये काफी ज्यादा कम है। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस क्वार्टर कहीं ना कहीं वो जो सेल्स है और जो प्रॉफिट है उसके अंदर डिक्लाइन आया है। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2024 के सितंबर में ये लोग ने कुछ ज्यादा ही अच्छा सेल कर दिया था और इस बार ये लोग नॉर्मल सेल्स कर रहे हैं। अगर आप 2023 का सितंबर का क्वार्टर भी देखोगे तो 262 करोड़ की सेल हुई थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 110 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट भी 81 करोड़ का था, जो कि अभी के नंबर से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है 2 साल पहले का नंबर भी। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग को समझ में आ रहा है कि पिछले क्वार्टर्स के हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो इस साल शायद से हम लोग को एनुअली इसके नंबर्स कुछ अलग लगेंगे। अभी अगर हम लोग एनुअल डेटा की बात करेंगे, अभी अगर हम लोग यहाँ पर एनुअली नंबर्स चेक करेंगे तो 2024 मार्च खत्म होते होते कंपनी की सेल्स थी 1017 करोड़, 2025 खत्म होते वो 1200 करोड़ की हो गई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ तो 413 करोड़ थे और फिर वो बढ़कर 495 करोड़ के हो गए। नेट प्रॉफिट की बात करो 308 करोड़ से 372 करोड़ के हो गए। तो डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ तो दिख रहा है, लेकिन अभी जब जो हम लोग ने रिसेंट क्वार्टर का जो डेटा देखा उसके हिसाब से जो डिक्लाइन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च में जो अभी जो इस साल का जो डेटा आएगा तो उस टाइम पे शायद से ये कहीं ना कहीं फ्लैट डेटा हो सकता है या फ्लैट रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो फिर शायद उसके अंदर कहीं ना कहीं डिक्लाइन दिख सकता है। अगर वैसा होगा तो फिर तो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ से फंडामेंटल्स इंप्रूव हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो हम लोग को आने वाले 1, 2, 3 क्वार्टर में पता चल ही जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आगे चल के बैलेंस शीट देख लेते हैं। लेकिन अगर बैलेंस शीट देखने से पहले गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अभी तक पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और साथ ही साथ आपको कोई और दूसरे स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए, कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। मैं जल्दी उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊँगा। बैलेंस शीट में 2-3 चीज़ें देखना है ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, जैसे कि होता है रिजर्व्स और बोरोइंग। तो अगर हम लोग 2025 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसका अगर रिजर्व्स देखेंगे तो 1802 करोड़ का रिजर्व्स था
वहीं पर जो हाफ ईयरली फाइनेंशियल ईयर 2026 का उसका जब डेटा पब्लिश हुआ सितंबर 2025 में, तो वहाँ पर रिजर्व्स हो गए 1817 करोड़ के। बोरोविंग्स की बात करूँ तो 3 करोड़ थी मार्च 2025 तक, वो घटकर 2 करोड़ हो गई सितंबर 2025 तक। तो डेफिनेटली रिजर्व्स में भी थोड़ा सा ग्रोथ आया है और बोरिंग्स भी थोड़ी बहुत कम हो गई है। अभी हम लोग कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो से भी हम लोग को समझ में आ जाएगा कंपनी के जो एफिशिएंसी है वो कितने अच्छे तरीके से कंपनी एफिशिएंटली अपना बिजनेस रन कर पा रही है। तो अगर हम लोग ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करेंगे या ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हिसाब से जो कैश फ्लो है उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो 265 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट हुआ था 2024 मार्च में, और वहीं पर 2025 मार्च की अगर मैं बात करूँ तो 245 करोड़ का है। तो यहाँ पर सीधा 20 करोड़ का डिक्लाइन तो नज़र आ रहा है। और अगर मैं परसेंटेज वाइज के हिसाब से बात करूँ तो ये 8 से 9% का डिक्लाइन ज़रूर है यहाँ पर। उसका ही सीधा इम्पैक्ट हम लोग को नेट कैश फ्लो पे दिख रहा है। आप मार्च 2024 का नेट कैश फ्लो देखो पॉजिटिव 12 करोड़ है। वहीं पर अगर मैं मार्च 2025 के कैश फ्लो की बात करूँ तो वो नेगेटिव 14 करोड़ है। तो वहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छा खासा डिक्लाइन है। और अगर आप पूरा जो ट्रेंड देखोगे 2020 से लेकर 2025 तक का नेट कैश फ्लो, तो आप देखोगे नेगेटिव पॉजिटिव है। कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं चल रहा जिधर उन्होंने 3, 4, 5 साल पॉजिटिव ही नेट कैश फ्लो रखा है। यहाँ पर ये नंबर कहीं ना कहीं थोड़े से गड़बड़ाए हुए लग रहे हैं। कुछ और रेशियोज की बात कर लेते हैं। अगर जैसे कि हम लोग डेटर डेज की बात करेंगे तो डेटर डेज यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे जो भी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से मेरे हिसाब से डेटर डेज 60, 90 या 120 डेज के आसपास होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 2021, 2022, 2023 तक का डेटा देखोगे तो वहाँ पर डेटर डेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बट 2024 में थोड़ा सा हाई हुआ और 2025 एंड होते होते तो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए। तो इतना ज़्यादा डेटर डेज अगर आपका कंपनी में रहेगा तो आपका नेट कैश फ्लो तो नेगेटिव होना पॉसिबल ही है। डेटर डेज का सिंपल ये मतलब होता है कि मैंने अगर किसको माल बेचा वो मुझे कितने दिन बाद पैसे दे रहा है। तो पहले लोग मुझे 100 दिन में, 3 महीने में, 4 महीने में पैसे दे देते थे, लेकिन अभी वही कस्टमर मुझे पैसे दे रहा है 5.5 महीने बाद। तो उसकी वजह से मेरे अकाउंट में पैसे लेट आ रहे हैं, तो मैं बाकी सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा, वो डेटर डेज बताता है। वहीं पर अगर हम लोग इन्वेंट्री डेज की बात करेंगे तो इन्वेंट्री डेज जितना कम हो उतना अच्छा है। तो आप देखोगे 2021 में 503 दिन का था, 2022 में 430 और 2023 में भी 430 दिन का था, 2024 में 330 और अभी 2025 एंड होते होते ये 300 के नीचे आ गया, 280 दिन के आसपास है, जो कि अच्छी बात है। अभी आने वाले 1-2 साल में अगर ये और कम हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इन्वेंट्री डेज 120 डेज के आसपास रहेगा, 150 डेज के आसपास रहेगा, तो भी चलो ठीक है, तो भी ये एक अच्छा नंबर है, बट उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक मेरे लिए कंसर्निंग सा मामला हो जाता है। चलिए हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि FIIs और DIIs का यहाँ पर कितना इस स्टॉक में इंटरेस्ट है। तो अगर हम लोग प्रमोटर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले प्रमोटर्स ने जब से ये IPO रिलीज करा तब से लेके अभी तक प्रमोटर्स के पास 44.08 का स्टेक था और वो अभी तक इंटैक्ट है, जो कि अच्छी बात है। ना प्रमोटर्स ने घटाया ना कि बढ़ाया। अभी अगर वहीं पर हम लोग FIIs और DIIs की डेटा की बात करेंगे तो FIIs के पास 2024 में 6.49 का स्टेक था, सितंबर में ये 8% का हो गया है। अगर आप सिर्फ बीच के नंबर को स्किप करके सिर्फ फर्स्ट और एंड का नंबर देखोगे तो आपको तो लगेगा ये अच्छा नंबर है, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग मार्च 2025 का अगर नंबर देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि FIIs के पास 9.35% का स्टेक था, यानी कि पिछले 6 महीने में FIIs ने अपना लगभग 1.5% का स्टेक कम किया है। वहीं पर अगर मैं DIIs की बात करूँ तो DIIs ने हमेशा से इसके अंदर स्टेक बढ़ाया है। पहले 8.41 था, फिर 9.16 हो गया और अभी 9.55% का स्टेक है। अभी ये जितना भी इन तीनों का जो स्टेक है वो मिला के 60% के आसपास है। पब्लिक के पास पहले 41% था, फिर 37 हुआ और अभी 32% का स्टेक है। तो जब भी FIIs, प्रमोटर्स और DIIs तीनों का मिला के जब भी 70% के नीचे अगर स्टेक रहता है ना, तो मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ जाता है कि इतना कम स्टेक क्यों है। ठीक है, पब्लिक के पास मेरे हिसाब से 25% का स्टेक होना चाहिए और FIIs, DIIs और प्रमोटर तीनों का मिला के 70 से लेके 75% का स्टेक हो, तो वो कहीं ना कहीं एक स्वीट स्पॉट लगता है। एटलीस्ट मुझे कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सा उसके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये तो हो गया हम लोग का फंडामेंटल एनालिसिस। चलिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले गाइस मैं सोच रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक बिगिनर वाली सीरीज लेके आ जाओ, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट टू एंड आपको चार्ट कैसे रीड करना है, कौन सा टाइम फ्रेम देखना है, कहाँ पर हम लोग को लेवल्स ड्रॉ करना है, वो
सब के ऊपर मैं वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ, कंप्लीट सीरीज जिसके अंदर 8 से 10 एपिसोड होंगे। अगर आपको वो सीरीज चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। कमेंट में आप टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन लिख दो तो मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी सीरीज लेके आने का ट्राई करूंगा। चलिए हम लोग देखते हैं अभी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो अगर आप अभी देखोगे तो आपके सामने ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो सपोर्ट लेवल मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है ये काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि अगर आप, मैंने जैसा कि आपको स्टार्ट में बताया था कि इसका जो ऑल टाइम हाई था, ठीक है, ये जो इसका ऑल टाइम हाई है, अगर मैं इसको यहाँ से इसके लोवेस्ट पॉइंट तक लेके जाऊँ तो आप देखोगे 51.71% का इसने करेक्शन दिखाया है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा करेक्शन है। सीधा सीधा एक स्टॉक जो 1000 रुपए का था वो अभी 500 रुपए का हो गया है, ठीक है। और कितने ही टाइम में हुआ है ये, अगर आप देखोगे 2024 सितंबर में इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। अभी हम लोग जनवरी 2026 में, मतलब 1.5 साल के अंदर इसने इसका जो वैल्यू पूरी आधी हो गई है। तो ये बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग बात है। अच्छी बात यह है कि अभी यहाँ पर इसने जो ये जो सपोर्ट लेवल है वहां पर ये ट्रेड कर रहा है और अपने आप को कहीं ना कहीं पिछले 2-3 हफ्तों से ये होल्ड कर पा रहा है। अभी ये सपोर्ट लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 2-3 बार यहीं पर कॉनकॉर्ड ने सपोर्ट लिया है, तो उसके वजह से ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, काफी बारी टेस्ट कर चुका है। अभी यहाँ से दो में से कोई एक चीज हो सकती है, या तो इस सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके ये रिवर्स कर सकता है और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में 1-2 साल में या शायद 6 महीने में भी, अगर कंपनी के फंडामेंटल सब कुछ अच्छे हो गए तो शायद 6 महीने में भी ये नया अपना ऑल टाइम हाई बना सकता है, या एटलीस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच सकता है। लेकिन अगर गलती से भी ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर और भी ज्यादा फिर करेक्शन आ सकता है और भी ज्यादा सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी। तो ये हो गया हम लोग का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड को लेकर। आप कमेंट करके बताना कि क्या आप मेरे एनालिसिस को लेकर आप अग्री करते हो या नहीं करते हो, या अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और अगर आपको इन फ्यूचर कोई और ऐसे वीडियोस चाहिए जिसके ऊपर मैं ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस करूँ या कोई भी आईपीओ का एनालिसिस करूँ या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ तो आप वो सब भी कमेंट करके बता सकते हो। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।